नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और जनादेश यानी कि काउंटडाउन शुरू है। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मतगणना स्थल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, यानी कि मारपीट और झड़प की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हुए नजर आए। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। भरत, क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और ये माहौल कैसे बना? देखिए, बिल्कुल बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो भिड़ंत हुई थी वो मतगणना स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग के पास हुई थी। वहां पर किसी कहासुनी के बाद वहां पे आपस में झड़प हुई, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए और सर पे चोट लगी। उसके बाद डीसीपी सर का बयान आया, जिन्होंने कहा कि जो मारपीट हुई है उसका कारण पता लगाया जा रहा है और किसने की है, कौन कौन था शामिल इसमें, उनको भी तलाशा जा रहा है। फिलहाल कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के प्रत्याशी भारत, ये कहासुनी किस बात को लेकर? रुझानों को लेकर, मतगणना जो हो रही है इसको लेकर क्या वजह क्या रही? लेकिन निश्चित तौर पर रुझान एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं, क्योंकि आरके चौधरी जो है मोहनलालगंज सीट से वो जीत चुके हैं, लगभग जीत की कगार पर है। उसी को लेकर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी और उसी को देखते हुए कुछ कहासुनी हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में दोनों के। उसके बाद उनका जो बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का एक सर भी फटा है। वो कहासुनी, यही जो वजह सामने आ रही है, जिस तरीके से जीत में उत्साहित थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो मानी जा रही है। लेकिन पुलिस अपने हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार असल वजह क्या है। फिलहाल ये जो पूरा वाक्य है मतगणना स्थल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर हुआ, जहां पे बैरिकेडिंग लगी थी। उसके सामने एक पुलिस बल तैनात था। पुलिस बल के सामने इस तरह की घटना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक कार्यशैली भी सवालों के घेरे पर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और यहाँ पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर मौजूदगी के बीच इस तरीके का माहौल बना तो बना कैसे। और इसी बीच आपको अहम खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक शाम 7 बजे हो सकती है। पीएम मोदी शाम 7 बजे करीब बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। सरकार के गठन को लेकर ये बैठक फिलहाल मानी जा रही है। और उधर अगर देखा जाए लगातार इसी बीच शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। की यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या भागामध्ये जे यश मिळायचं ते त्याचं मार्जिन हे फार मोठं असायचं। आता त्यांना काही ज्या जागा मिळाल्यात त्या मर्यादित अशा प्रकारच्या मार्जिनने मिळाल्यात। त्याचा अर्थ राष्ट्र पातळीवर आम्ही लोक जे सगळे काम करतो त्याचे विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि हिंदी बेल्टमध्ये जे आमचे सहकारी काम करतात त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून अधिक लक्ष दिलं। तेच आज उत्तरेकडचा जो चेहरा आहे तो बदलायला एक अनुकूल अशा प्रकारचं चित्र दिसतंय आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांच्याकडून काळजी घेतली जाईल। आज हा निकाल झाल्याच्या नंतर मी काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली। विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख सीताराम येचुरी आणि अन्य। तर त्याच्यामध्ये कदाचित अजून नक्की नाही, पण उद्याच्याला दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकार्यांना मिळेल। ते असेल तर उद्याच्या बैठकीला आम्ही तातडीने जाऊ आणि एकंदर पुढचे धोरण, पुढची नीती ही सामूहिकपणानं चर्चा करून ठरवू, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं। आज या निवडणुकीमध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या घडलेल्या आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जागा मर्यादित लढवल्या। सगळ्या मिळून आम्ही 10 जागा लढवल्या, पण त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की 7 जागेवर अंतिम काही त्याचं पूर्ण काउंटिंग झालेलं नाही, पण 7 जागेवरच्यावर आज आम्ही तुझ्यावर
7 जागेंच्या वर आज आम्ही खुश आहोत. याचा अर्थ 10 जागा निवडून लढून 7 मध्ये विजय मिळण्याच्या संबंधीचं चित्र, याचा अर्थ स्ट्रायकिंग रेट हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या निवडणुकीमध्ये निश्चित प्रमाणाने झालेला आहे. हा जो काही यश मिळालं ते यश मिळालं ते एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचं यश आहे असं आम्ही मानत नाही. आम्ही ही जी महाराष्ट्र विकास आघाडी केली, ज्याचा उल्लेख माझ्या स्टेटमेंटमध्ये सविस्तर आहे, त्या आघाडीच्या वतीनं आणि विशेषतः काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना आणि आमचे सहकारी या सगळ्यांनी एकत्रित जीवाभावाच्या वतीनं काम करण्याची भूमिका घेतली आणि त्यामुळे हे यश जसं आम्हाला मिळालं राष्ट्रवादीला तसं काँग्रेसलाही मिळालं आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षाला सुद्धा मिळालं. आणि या जे मी सुरुवातीला सांगितलं की परिवर्तनाचं वातावरण आहे आणि आम्ही तिघही एकत्रित राहून उद्याच्या काळामध्ये आमची धोरणं ठरवू आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करायची खबरदारी घेऊ, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं. उद्याची बैठक ही दिल्लीला आज संध्याकाळी करेल ठरेल आणि ती झाली तर त्या बैठकीला माझी उपस्थिती असेल. आज काही टेलिव्हिजनवर बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो, आणखीन कोणाशी बोललो, त्याच्यात काही तथ्य नाही. जे काही कोणाशी बोलले नाही, बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस एसओजी यांच्याशी झालं, बाकी कोणाच्या संबंधित नाही. या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी आहेत त्यांच्याशी विचारविनिमय करून केलं जाईल. सर, सगळे म्हणतात की तुम्ही तो एनसीपी चीफ आप शरद पवार को सुन पा रहे थे. हालांकि जैसे ही जो विपक्ष के आंकड़े और रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उस आधार पर लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि शरद पवार जो है नवीन पटनायक से लगातार संपर्क साधने की कोशिश यानी कि अप्रोच करते हुए नजर आए. दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जो बीजेपी है फिलहाल बढ़त बनाए हुए. मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए. उन्होंने तो ये सारी चीजें हमारे मानस में तो है, मगर मेरा चरित्र अलग है. मैं न तो बिलो द लाइन, बिलो द बेल्ट में बात करता हूं, न तो ऐसा अटैक करता हूं. मैं बहुत मर्यादित रहना चाहता हूं जीवन में, और शायद उसी का जो भी निर्णय आ रहे हैं उसी का रिटर्न है. और मनोज तिवारी अपने इसी चरित्र से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करेगा. आई वांट टू थैंक ऑल दिल्लीइट्स वोटर्स, जिन लोगों ने 7 सीटें हमें दिया है. हम पर पार्टी ने विश्वास जताया, हमारा भी एक कर्तव्य था कि दिल्ली की 7 सीटें जीते. प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं. शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा. हा जो विधानसभेचा मतदारसंघ आहे त्याच्यात माझा स्वतःचा गेले 60 वर्षाचा असोसिएशन आहे. माझी सुरुवातच तिथनं झालेली आणि प्रचार करू न करू तिथला सामान्य माणूस जो आहे, नागरिक जो आहे, त्याची मानसिकता काय मला ठाऊक आहे. आम्ही जाऊ अथवा न जाऊ तो योग्यच निर्णय घेतो आणि घेईल याची खात्री आम्हाला होते. आणि मला आता किती टक्के आता 16वी राऊंड पब्लिश झाली. नाही, शेखाजी बारामती विधानसभेत कसं मतदान झाले. 10व्या राऊंडला 22,000 होता, आता 35,000च्या पुढे लीड असेल बारामती विधानसभा. एका विधानसभेमध्ये 35,000च्या पुढे आत्ता लीड असेल. आणि बाकीच्या मतदारसंघाचं तुमच्याकडे सगळं असेल ना. हो, म्हणजे बाकीमध्ये पण लीड आहे. खडकवासला थोडंसं कमी आहे, बाकी सगळीकडे लीड आहे. पण गेल्या वेळेस पेक्षा खडकवासला चांगलं आहे. टोटल किती लीड असता अजून आता 16व्या राऊंडला रफली 76,000च्या आसपास आहे. आणि अजून 3-4 राऊंड अजून 6 ते 7 राऊंड बाकी आहे. 6 ते 7
आज आजचा निकाल लागला आहे. त्यानंतर विधानसभेपर्यंत महाविकास आघाडी अजून जास्त एक ताकदीनं पुढे येईल असं वाटतंय का? चर्चा अशा होत्या की हा लोकसभेचा निकाल महाविकास आघाडीला सुद्धा म्हणजे वेगवेगळं करतील, सगळे पक्ष वेगवेगळीकडे दिसतील. तुम्हाला काय वाटतं? पक्की झाली अजून? आमची साधारणतः जो विचार विनिमय होतोय झालाय त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र ही विकास आघाडी जी आहे त्या विकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही सामूहिक कष्ट करू, प्रयत्न करू, लोकांच्यात जाऊ आणि उद्याचं महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं चित्र बदलायला जे आमचे प्रयत्न चालूच आहेत त्याला हा निकाल आम्हाला अधिक प्रेरणा देणार आहे आणि म्हणून हे काम आम्ही चालू ठेवू. Sir, do you expect the alliance partners of the BJP to break away and come on the India alliance side? Do you expect the alliance partners of the BJP from the NDA to break away and come on the India alliance side? Do you expect that? No, I don't know. Neither we have discussed, neither we have thought. तो फिलहाल जो गुड़ा भाग है वो शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो भी आज शाम होने वाली है और इस बैठक में शरद पवार गुट भी इस बैठक का हिस्सा होगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ऐसा हनुमंत राव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हनुमंत राव जी, अगर देखा जाए जो रुझान आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि ये सही गलत भी साबित हो सकते हैं और सटीक बिठाना या इस पर आकलन करना बेमाने होगा, लेकिन जो अभी आप सुन पा रहे थे, जो गुड़ा भाग शुरू हो चुका है क्योंकि लगातार अप्रोच किया जा रहा था शरद पवार की तरफ से, यानी कि, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इंडिया ब्लॉक को अगर दूसरे दलों के पास जाना है, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए या नीतीश कुमार, तो भी कम से कम इंडिया ब्लॉक को 242-43 सीटें अपने दम पे लाने की जरूरत है। बिल्कुल। जो अभी टैली में 232-233 के आसपास दिख रहा है, यानी कम से कम 10-12 सीटें इंडिया ब्लॉक पीछे है। और अंतिम परिणाम आने के बाद में यदि इंडिया ब्लॉक 242-245 तक पहुंचता है, तब कहीं उसके लिए इस बातचीत का कोई मतलब होगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही बात लागू होती है कि अगर वो अपने दम पे एनडीए पूर्ण बहुमत पा लेता है, 272 का आंकड़ा पूरा कर लेता है, तो मुझे लगता है कि जो भी स्थितियां होंगी उसमें जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों इनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब देखने की बात ये होगी कि फाइनल टैली कहाँ आके रुकती है, क्योंकि अभी भी करीब 7 से 8 राउंड की काउंटिंग बची हुई है और कई सीटों पे नैरो मार्जिन है, यानी जीत हार का अंतर जो है वो काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि कोई भी पहल तभी मुमकिन है जब एक बार अंतिम सूची आ जाए और उसमें अगर इंडिया ब्लॉक 242 या 245 के आसपास पहुंचता है, तब उसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत का उसी तरह से भाजपा के लिए भी अगर वो अपने दम पे 260 का आंकड़ा टच कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों दलों में से कोई भी एक दल उसको समर्थन करता है तो उसकी सरकार बनेगी, उसको 272 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन अगर कहीं भाजपा 240 और 250 के आसपास रह जाती है, तब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों उसके लिए जरूरी होंगे। तो फिर ये हो जाएगा कि देश की मजबूरी है, चंद्रबाबू और नीतीश जरूरी है। बिल्कुल, किसी के लिए भी फिर वो चंद्रबाबू और नीतीश जरूरी होंगे। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले नायडू ने संपर्क साधने की कोशिश की नीतीश कुमार से। अब मोदी और शाह को ऐसा लगा कि भाई कुछ यहाँ पर खेला ना हो जाए, तो एक टीडीपी से भी संपर्क करने की कोशिशें चल रही हैं, ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो ये जो लेन देन होगा तो ये जाहिर सी बात है अभी तो संभव नहीं है, जिस तरीके की ये टैली सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस चुनाव में 2 राज्यों में, थोड़ी देर पहले भी यही बात कही थी, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इन चुनावों में 2 राज्यों की लॉटरी निकली है, जिसमें एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है बिहार। क्योंकि ये दोनों राज्य बहुत लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा
मांग रहे थे और पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि अब जो स्थानीय लीडर हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार हों या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों, वो इस स्थिति में आएंगे कि वो अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग सकें, बेहतर पैकेज मांग सकें। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से ये मांग लगातार आंध्र प्रदेश की तमाम सरकारें करती आई। 2014 से 2019 तक जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा थे तो उन्होंने ये मांग की थी और ये मांग पूरी न होने पे चुनाव के ठीक 6 महीने पहले लगभग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जो है अपना नाता तोड़ लिया था। और उसके बाद जो वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी, वो भी अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल। चलिए फिलहाल दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। वायनाड में राहुल 3,40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बेहतर स्थिति में राहुल गांधी के हाथ में, ये कहा जाए कि दोनों ही हाथों में फिलहाल लड्डू हैं और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जालंधर से चरणजीत चन्नी की जीत निश्चित। महाराष्ट्र में शिवसेना 11 सीटों पर यूबीटी जो है आगे चल रही है। उद्धव गुट जो है वो फिलहाल आगे चल रहा है और शशि थरूर 15,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सारण रोहिणी आचार्य पीछे चल रहे हैं। फिलहाल वायनाड में राहुल गांधी की जो स्थिति है वो बेहतर है। और लगातार हमारे साथ ऐसा हनुमंत राव जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल पा रही है सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल पा रही है। फिलहाल यूपी में इस बार देखा जाए, पिछली बार जो 5 और 10 का रेशियो था, यानी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और 5 से अब 35 पर समाजवादी पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है, जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं। यानी कि एक बेहतर स्थिति इसे कहा जा सकता है। अगर इन चुनाव में किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों ने बहुत अच्छा किया है तो वो एक टीएमसी है और दूसरी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि ये शायद उनकी अपने अनुमान से भी ज़्यादा सीटें उन्हें मिल रही हैं। और जिस तरीके का एक रुझान था उत्तर प्रदेश में, वो अंत में ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जो है एक अंडर करंट है और वो इन परिणामों में साफ दिख रहा है। जो इनकी एक रणनीति रही है, एक तो इन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और ये लगभग जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में जो बैकवर्ड्स में एक सोशल इंजीनियरिंग की थी और दलितों के वोट बैंक का एक हिस्सा अपने साथ जोड़ा था, उसको कहीं ना कहीं से ये काटने में कामयाब रहे और बहुत सारी जातियों को जो अखिलेश यादव ने टिकट दिया, चाहे वो शाक्य हो, पाल हो, निषाद हो या अन्य तमाम जातियां हैं, तो उन जातियों के वोट कैंडिडेट के जरिए और एक परसेप्शन के जरिए ये समाजवादी पार्टी को मिलने में कामयाब रहे, इंडिया गठबंधन को मिलने में कामयाब रहे और ये सीटों में रिफ्लेक्ट होता आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। स्क्रीन में कुछ बड़े चेहरे भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो हॉट सीटें रहीं और जो बड़े चेहरे रहे वो लगातार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से एनडीए जो है 296 और इंडिया गठबंधन 288 पर है, जो अभी तक का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। अगर दिल्ली लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बेहतर स्थिति पे नजर आ रही है। अभी मनोज तिवारी का भी जो वक्तव्य है, उनकी प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से हम जनता के बीच जाते हैं। और तमाम राजनीति हुई, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार आते हैं, संविधान को बचाए जाने को लेकर, लोकतंत्र को बचाए जाने को लेकर वो तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता का दिल तब भी नहीं जीत पाए जिस तरीके से ये रुझान
सामने आ रहा है। जी देखिए, कुल मिलाकर के दिल्ली एक अर्बन पॉपुलेटेड जगह है और जैसा कि आप जानती हैं कि अर्बन एरियाज में बीजेपी हमेशा से अच्छा करती है और बीजेपी में ये रिवर्स स्विंग आप देखेंगे कि जब विधानसभा में जो सरकार चुननी होती है तो वो आम आदमी को चुनते हैं और जब लोकसभा में चुनना होता है तो वो उनका रुझान भाजपा की तरफ होता है। यानी कि जितना भी वोट उनको विधानसभा में मिला है आम आदमी पार्टी को, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के लिए ट्रांसफर हो जाता है और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो अर्बन एरियाज में बेहतर करने का है, बीजेपी ने उसको बरकरार रखा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बरकरार रखा है और इसीलिए जनाधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और आज का दिन वाकई बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि आखिर क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं और कहते हैं यहीं से होकर सत्ता का जो रास्ता है यहीं से होकर गुजरता है और ऐसे में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 80 सीटों पर, ये उत्तराखंड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत। आप माला राजा लक्ष्मी को आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बधाई एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो 5 की 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये आंकड़े और रुझानों पर लगातार चर्चा विस्तार से जारी रहेगी, पल पल की अपडेट के न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन ये आंकड़े सही या गलत साबित हो सकते हैं जिस एग्जिट पोल के आधार पर हम बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार जनादेश 2024 को लेकर बात कर रहे हैं और उन रुझानों के आधार पर विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर 5 की 5 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और इसी का ये जश्न। और जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके चेहरे पर यह खुशी साफ तौर पर बता रही है कि उन्होंने जो मेहनत की या जिस तरीके से काम किया उसी का नतीजा और परिणाम है कि ये 5 की 5 जो सीटें हैं वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। लगातार हमारे साथ हनुमंत राव जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जिनसे हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस बार लगातार रटती रही कि 400 पार, मगर ये जो रफ्तार है वो अटकती हुई नजर आ रही हो और इसको लेकर लग रहा है कि अब आत्ममंथन करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं देखिए, अगर तीसरी बार कोई सरकार प्रयास कर रही है, ये थर्ड टर्म होगा और इसमें सहयोगी दलों के साथ में 294 या 295 जो भी सीटें मिल रही हैं, ये आंकड़ा कोई बहुत बुरा आंकड़ा नहीं है क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन कुल मिलाकर के मोदी का जो एक करिश्माई व्यक्तित्व रहा है वो कहीं ना कहीं से इसको काउंटर करने में सफल रहा है और उधर इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि वो बहुत थोड़े से फासले से वो भी पीछे रह गए। तो जहाँ तक मुद्दों की बात है, वो इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूत मुद्दे उठाए, इस बार जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और जो सत्ताधारी दल रहा वो कोई बहुत बड़ा नैरेटिव उसने नहीं सेट किया। हाँ, गवर्नेंस का एक उनका 10 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड था और उस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में तमाम सारे सवाल भी थे। तो जो एक स्लाइड आप देख रही हैं कि एक तरह से नीचे स्केल डाउन हुए, नंबर ऑफ सीटें कम आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये ये एनडीए के लिए जरूर मंथन का विषय होगा। जो आपने कहा कि आत्मचिंतन और मंथन का ये विषय होगा और कहीं ना कहीं सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, अगर ये तीसरा टर्म बनता है फाइनल परिणामों के बाद में, सरकार अगर एनडीए की बनती है तो उनको ये सोचना होगा कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और तमाम सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बावजूद इसके जो महंगाई है, फिर बेरोजगारी है या जनता से जुड़े जो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, उनको एड्रेस करना कितना जरूरी है ये सरकार को देखना होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ जातीय गणित
या धर्म के आधार पे, इनसे सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। विकास को आम आदमी से जोड़ना होगा, आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाना होगा, तभी सही मायनों में सरकार वो अपनी उपलब्धि बता सकती है। सिर्फ सड़कों का जाल बिछा देना या बड़े पोर्ट बना देना या कुछ ऐसी चीजें कर देना जो दिखे, लेकिन अगर उससे जनता, आम जनता के जीवन में कोई खुशहाली ना आ पाए, तो इस तरह का विकास जो है वो जनता को शायद स्वीकार्य नहीं है। इसका एक संकेत जरूर जनता ने इन चुनावों में दिया है। बिल्कुल, एक मौका भी दिया, शायद इन तमाम बिंदुओं पर फोकस करने के लिए आम जनता ने एक मौका तो दिया, और तीसरी बार ये उपलब्धि हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण, और ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आसीन होना अपने आप में जिस तरीके से ये रुझान और आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आधार पर अगर जिक्र किया जाए, बात की जाए, तो बढ़त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सोचने पर भी मजबूर कर दिया है आम जनता ने, और आम जनता भी ये बताना चाहती है कि हाँ, हम किस आधार पर बूथ स्थल पहुंचेंगे, क्योंकि वो तमाम तस्वीरें भी सामने आई जब आम जनता ने उन बेसिक मुद्दों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी को लेकर जो वादे उनसे किए गए, उसको लेकर वोट का बहिष्कार भी किया। उन तस्वीरों को भी के न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखा और विस्तार से चर्चा की गई। तो अब ये सोचना होगा आगे 2027 की अगर रूपरेखा है, वो समीकरण काफी हद तक तय होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उन तमाम नेताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि हाँ, अब उन दावों से, बातों से कुछ नहीं होने वाला, या पार्लियामेंट में बैठकर उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला। धरातल में जाकर आप असल मुद्दों पर बात करिए, जिनसे सीधा सरोकार आम जनता का होता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, और ये जो स्थितियां बन रही हैं, इसमें मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री 100 दिन का एजेंडा या 125 दिन का एजेंडा इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, ये सेंट्रल मुद्दे होने चाहिए। और देखिए, मैं एक बार आपके ही प्रधान संपादक श्री दुर्गेश सिंह चौहान साहब के साथ चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि 5 किलो राशन किसी वक्त में इंसान की जरूरत थी, परिवारों की जरूरत थी, लेकिन 5 किलो राशन जो है भविष्य नहीं है, उनका ये भविष्य नहीं है। तो ये सरकार को भी समझना चाहिए कि केवल 5 किलो राशन का वितरण करके वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं उनके जीवन में खुशहाली लाने, रोजगार, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट और परिवार के अंदर स्थायित्व, ये सारी चीजें तब आती हैं जब एक परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास में ठीक ठाक रोजगार होता है। तो ये रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज बहुत सारी चीजें लोगों की जद से बाहर हो रही हैं। आप जाइए, अगर आप किराने के स्टोर पे खड़े होते हैं तो वो जिस तरीके से दाम बताना शुरू करता है, एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस दाम को सुन करके किस तरीके से अपने झोले में सामान लेकर के आए। तो इस दर्द को सरकार को महसूस करना होगा, और ये बेहद जरूरी है कि कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी, ये जो दो मुद्दे हैं, इन पे सरकार को बहुत शीघ्रता से और तत्परता से प्रभावी काम जो है वो करना होगा। बिल्कुल, इस बार युवा वोटर्स जो हैं काफ़ी बढ़े, इनकी तादाद काफ़ी देखने को मिली, और युवाओं की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई कि भाई, अगर हम बूथ स्थल तक पहुंचेंगे या अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो हम बेरोजगारी के लिहाज से करेंगे। पेपर लीक का मामला सामने आया, तमाम जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, क्या एक ये फैक्टर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं असर डालता हुआ नजर आया? अयोध्या, अगर राम मंदिर जो एक इस बीच इस चुनाव में 2024 में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर देखा गया, वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसे मुद्दा ना बनाया जाए, और मंचों से इसका जिक्र भी करती हुई नजर आई, समाजवादी पार्टी को घेरती हुई भी नजर आई। लेकिन अयोध्या में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है, हालांकि ऐसा सोचा नहीं गया था।
बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहा 2024 के चुनाव में, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि ये इतना बड़ा मुद्दा होगा कि बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे, लेकिन जनता ने इसको मुद्दा नहीं माना, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। अगर जनता ने इसको स्वीकार किया होता तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के परिणाम नहीं आते। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में टैली और भी कम होती, लेकिन महिलाओं ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक जो है डैमेज से बचाया है। महिलाओं के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को खूब मिले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको एक सुरक्षा का भाव जो दिखा, और जो एक कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध जरूर हुए प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं एक नियंत्रण दिखा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जब भी हम लोग ग्राउंड पे गए और महिला वोटरों से हमने बात की तो उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि इस सरकार में हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लिहाजा हमारा जो वोट है वो मोदी योगी को है। तो योगी का जो एक प्रभाव यहाँ पे था उत्तर प्रदेश में, और खास करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। अदरवाइज आप देखें तो राम मंदिर के मुद्दे पे जो वहाँ प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में, लल्लू सिंह, वो मैं समझता हूँ 21-22वें राउंड के, अभी लेटेस्ट टैली तो मुझे नहीं पता, लेकिन 21वें-22वें राउंड के आसपास वो 2000 वोटों से पीछे चल रहे थे। तो अगर मान लीजिए ये मुद्दा चल रहा होता तो कम से कम अयोध्या में भाजपा की ये स्थिति नहीं होती। और पूरे प्रदेश ने बता दिया कि राम मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा वोटरों के लिए नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। वोटरों के लिए जो असल मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उनका अपने क्षेत्र का विकास है। और एक और बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी मैंने प्रधानमंत्री को देखा है भाषण करते हुए, वो ये कहते हैं कि आपका वोट सीधे मोदी को मिल रहा है, ये मोदी सरकार की गारंटी है। तो ये पूरा जो एक मोदी नैरेटिव है, ठीक है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक शिथिलता आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन कैंडिडेट्स को तीसरे टर्म में रिपीट किया है, उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। कैंडिडेट्स को ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देवी पाटन मंडल में 4 सीट है और उसमें 3 सीट देवी पाटन मंडल की जनता ने दे करके ये साबित कर दिया कि देवी पाटन मंडल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जो किसी भी स्थिति में टूट नहीं सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं को अपने तरफ से बधाई देता हूं कि वो 4 में से 3 सीट हमारे मंडल से जीत करके जा रही है। ये बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, जिस तरीके से इतने कम उम्र में आप सांसद बन गए हैं और जिस तरीके से आज हजारों की संख्या में यहाँ जनसलाब उतरा है इनके स्वागत के लिए, ऐसे युवा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो इन लोगों की शुरुआत है और हम चाहेंगे कि हमसे अच्छा काम करें। जी, आप सुन पा रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो 4 में से 3 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई बता रहे हैं, जिस तरीके से उनको जनाधार मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार 2024 के इस जनादेश को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। और अभी ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हुए हैं, हनुमंत राव जी का रुख करेंगे एक बार फिर से। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम करीब 5:30 बजे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो जो रुझान और आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया गठबंधन की बैठक भी एक तरफ, जिसमें शरद पवार गुट भी इस बैठक का हिस्सा होगा। और अब राहुल गांधी की करीब 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
तो लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विशाल पंडित जुड़े हुए हैं। एस हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं एक बार। ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई, आपने बखूबी सुना। हालांकि जब उनके बेटे को टिकट दिया गया तो तमाम अटकलें जो हैं और तमाम बयानबाजी भी सामने आई, और अभी जो स्थितियां, हालांकि उन्होंने 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की बात कही है, वो तमाम आरोप और इन सारे जो कैसरगंज लोकसभा का सियासी समीकरण है, फिलहाल वो क्या कुछ बयां कर रहा है? नहीं, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो देवी पाटन मंडल में मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनके प्रभाव में कम से कम 3 से 4 सीटें थीं। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता था। तो इसी कारण इतना ज़्यादा बवाल होने के बावजूद जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, इतने सारे आरोपों और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अगर भाजपा ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो उन्हें बखूबी ये पता था कि देवी पाटन मंडल में उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह की आवश्यकता है, और ब्रजभूषण शरण सिंह को नाराज करने का मतलब ये है कि कम से कम 3 से 4 सीटें जो है वो प्लेट में सजा करके अपने एक विपक्षी खेमे को देने के बराबर था। तो भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और कहीं ना कहीं से इसीलिए जो महिला पहलवान थे उनकी शिकायतों की अनदेखी की गई, और कोई बहुत बड़ा प्रभावी कार्रवाई जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं की गई। अब ये देखना होगा कि चुनाव के बाद में क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस है तो बहुत कुछ कहना भी इस पर ठीक नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का क्या रुख होता है, ये जरूर एक देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पंडित भी जुड़े हुए हैं। विशाल, आपकी बार एनडीए सरकार खुद के दम पर या फिर किंग मेकर की भूमिका में कुछ सहयोगी दल सामने आ सकते हैं? क्या कुछ स्थितियां फिलहाल भाप पा रहे हो? देखिए, अभी आपको बता जिस तरीके से चुनावी समीकरण की जो बात चल रही थी, एग्जिट पोल पे हम जाएं, हम सीधे एग्जिट पोल पे जाएंगे। जब हम लोग आपसे भी चर्चा हो रही, जो लोगों 400 पार की बात हो रही थी, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, रुझान में शुरुआत से ही 300 350 नहीं गया है कोई आंकड़ा, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी गठबंधन अभी तक तो नहीं, और अभी तक नहीं गया। और एक बड़ी बात ये, जितने बयान बहादुर थे उन सीटों को आप निकालिए, चाहे वो संगम लाल गुप्ता हो, चाहे वो कृपा शंकर सिंह जौनपुर से हो, और चाहे स्वयं अगर हम बात करें तो अरविंद राजभर हो, उनका क्या हुआ? आप देखिए, लाखों से पीछे चल रहे हैं वो। जौनपुर की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने वहां नेक टू नेक फाइट लाके 20,000 से कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। हम बात अगर करें वाराणसी तो वहां पर मात्र 1,45,000 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। जीत का आंकड़ा वहां 10 लाख होना था। 60,000 से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। वही राहुल गांधी को लगभग 4 लाख वोट मिल चुका है, उससे आगे चल रहे हैं वो। तो जितनी 80 में 80 सीट जीतने का वादा कर रहे थे, अगर हम बात करें कौशाम्बी की, वहां से डिप्टी सीएम का क्षेत्र आता है, कौशाम्बी, फूलपुर। इलाहाबाद की स्थिति देखिए, वहां उज्जवल रमन सिंह आगे चल रहे हैं, रेवती रमन सिंह के लड़के कांग्रेस से लड़े। तो जो आंकड़े मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बताए, उन आंकड़ों को कहीं ना कहीं एक बयान ने और एक आंकड़े ने बदल दिया। केजरीवाल का सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर वो बात, और दूसरा जिस तरीके से राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम यूपी में 50 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं, तो लगभग वो आंकड़ा उनके पास है अभी फिलहाल रुझानों में। सोनी, बिल्कुल, रुझान विशाल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो वो आंकड़ा जो अखिलेश यादव ने जिन बातों का जिक्र किया उसको छूता हुआ नजर आ रहा है, और ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। जिस तरीके की स्थिति पिछली बार देखने को मिली थी, उससे तो बहुत बेहतर स्थिति में इस बार ये मेहनत, ये कहा जाए कि रंग लाती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं, चाहे हम जौनपुर में भी उन्होंने भरपूर कोशिशें अपनी तरफ से की, और प्रतापगढ़ का जो सियासी समीकरण है विशाल, फिलहाल उसको भी समझाइएगा कि प्रतापगढ़ का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है। देखिए, प्रतापगढ़ में समीकरण मैं आपको बात बताऊं, संगम लाल गुप्ता 2019 में चुनाव लड़े, 2014 से 19 तक यहाँ पर कुंवर हरिवंश सिंह जो कि मुंबई से यहाँ पर व्यापारी थे, अभी फिलहाल जौनपुर की सीट से उनके जो पुत्र हैं रमेश सिंह वो विधायक हैं, और वो विधायक बने थे, वो समाकरे के सांसद बनते हैं 2014 से 19। तो 19 में संगम लाल गुप्ता को टिकट दी जाती है, एक विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि एक लहर आती है।
19 में जिस तरीके से उनका बयान हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल आए उनके समर्थन में प्रचार करने, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से राजा भैया ने कुंडा की अगर हम बात करें, देखिए राजा भैया को आप सिर्फ कुंडा तक सीमित नहीं रख सकते हैं। निशिकांत दुबे उनको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और राजा भैया कहते जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनना चाहिए और बिल्कुल आंकड़े भी वही है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि क्या प्रतापगढ़ में वो जादू चल पाया। आप दोनों जगह देखें, प्रतापगढ़ में राजा भैया ने कहा कि सब लोग स्वतंत्र है तो वहां पर सपा आगे है, और धनंजय सिंह ने यह कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं और वहां पर भी सपा आगे है। तो जो छत्रपल था, धनंजय सिंह उस काम को नहीं कर पाए, वो उनको जेल जाते हैं, टिकट मिलती। अगर धनंजय सिंह की वाइफ श्रीकला रेड्डी जौनपुर से चुनाव लड़ रही होती तो आप नोट कर लीजिए वहां के आंकड़े कुछ और होते। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ों में जरूर बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल एक बार बड़ी खबर सामने आ रही है, रूबरू करा दें इस बड़ी खबर से। अहम खबर सामने आ रही है फिलहाल इन रुझानों के बीच। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि अगर विपक्ष अपनी बेहतर स्थिति, मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जिस तरीके से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, और इस बात का जश्न कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। सपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन जश्न विपक्षी पार्टियों में देखने को मिल रहा है, जो एकजुट हुए सिर्फ इसी बात को लेकर कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और वो तमाम बातें कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, या वो तमाम मुद्दे भी निकलकर सामने आए जो जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, चाहे वो बेरोजगारी रही हो, महंगाई रही हो। और इसी मुद्दे को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक जनाधार विपक्ष को मिला है और इसी बात की खुशी भी अब मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा दीपेंद्र हुड्डा को, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। हरियाणा की रोहतक की छत्तीस बिरादरी के हर रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी को मैं श्रेय देना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मैं कांग्रेस के सभी नेतृत्व का, तमाम नेतृत्व को इसका धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये धुन जो सुनाई दे रही है, दरअसल ये खुशी है विपक्षी अलायंस की, क्योंकि हरियाणा में कहा जाए तो 7 में से 5 या 6 सीटों में जो है कांग्रेस वो बढ़त बनाए हुए है, और इस बात की खुशी भी साफ तौर पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। जो अहम खबर सामने आ रही है, लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में भी जश्न का माहौल, सपा कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जो विपक्षी अलायंस है वो गदगद है और जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, ऐसा हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं। हनुमंत राव जी, हरियाणा की स्थिति जो बता रही है, हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और खुशी भी आपने देखी, तस्वीरें सामने। जी, निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, और चूंकि 4 महीने बाद वहाँ पे चुनाव हैं विधानसभा के, तो विधानसभा बड़ी उम्मीद वहाँ जगी है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वो सत्तारूढ़ दल को जो है एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से कांग्रेसियों का खुश होना जो है वो बनता है, और इसी खुशी का इजहार कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद जो है अब वो परवान चढ़ रही है। उन्हें लगता है कि हरियाणा में वो बिल्कुल। वापस लौटते हैं सर, आपका रुख करेंगे और विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, एनडीए जो है 297 में, और इंडिया गठबंधन जो है वो 227 में है, अदर 19 में है सिमट कर। एक बार न्यूज रूम का पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं पहले, इसके बाद न्यूज रूम का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा टपकेश्वर। मैया की,
दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर इस चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको एक सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहाँ मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को उन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने में आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया। तो फिलहाल उत्तराखंड के सीएम को आप सुन पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल लीड पर, जिस तरीके से जीत का जश्न पहले से मनाया जाना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। होता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछले बार की तुलना में लगभग 60 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। अब जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर आदमी पार्टी के सांसद आप नेता संजय सिंह को सुन पा रहे थे, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि भाई 60 सीटें जो हैं पिछली बार की अपेक्षा कम हुई हैं, और ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर करती है। हमारे साथ न्यूज़ रूम से विशाल पंडित जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, हनुमंत राव जी। एक बार न्यूज़ रूम का रुख करते हैं, उससे पहले बिहार लोजपा यानी कि चिराग पासवान को आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें, जश्न का माहौल, रंग और गुलाल। तो ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल ये चिराग पासवान यानी कि लोजपा पार्टी की जिस तरीके से जीत और बढ़त, तो जाहिर सी बात है ये तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न मनाती हुई, और अबीर और गुलाल के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। एक बार न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पंडित जुड़े हुए हैं। विशाल, बिहार और टीएमसी और अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का एक बेहतर प्रदर्शन नजर आया। आप कन्नौज भी गए, वहां का सियासी समीकरण भी आपने भापा, और चुनावी वोटिंग के दौरान जो दिखा, फिलहाल वो तस्वीर अब बदल गई है। देखिए सोनी, जिस तरीके से बात हम लोग करें कन्नौज एक लोकसभा कि वहां पर जैसे एक एक वोट के लिए, मैं सुबह ये बात कर रहा था कि एक एक वोट के लिए प्रत्याशी लड़ा है, चाहे वो भाजपा को चाहे वो सपा का हो। और बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से अगर हम बात करें अखिलेश यादव, बड़ा नाम, जितने सपा के बड़ा नाम थे, अगर बड़े नामों में अगर देखें तो बदायूं से ही सीट हारी है, वो हारने की कगार पर भी नहीं है, मतलब पीछे चल रहे हैं। वहां से आदित्य यादव ने अपना पहला चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, वहां शिवपाल सिंह यादव प्रत्याशी बनाए जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट आदित्य यादव को दी क्योंकि वहां से लोग चाह रहे थे। आप आजमगढ़ देखिए, लगभग 2.5 लाख से आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके का जो यूपी में, और जो एक अभी हम लोग बात चर्चा कर रहे थे जब आप ब्रेक पर थी, तो हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जहां पर एनडीए के प्रत्याशी हैं वो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से आगे हैं, लेकिन जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका मार्जिन जो है वो लगभग 25,000, 1 लाख, किशोरी लाल शर्मा 1 लाख से आगे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की तो 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इस तरीके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने आपको बताया 1.5 लाख से वो खुद आगे चल रहे हैं, जहां पर 10 लाख का अंतर बताया गया था, 60,000 से राजनाथ सिंह आगे हैं। तो जो वोटर्स हैं
मैं शुरुआत से कह रहा था कि भारत में तीसरा चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होता है, चाहे बहुत कोई मुश्किल हो। होता है, बिल्कुल। और ये वो ऐतिहासिक- साफ दिखा, जहां पर बड़े बड़े एग्जिट पोल, बड़े बड़े दावे थे कि यूपी में 80 में 80, कन्नौज से अखिलेश हारेंगे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन नतीजे क्या बिल्कुल। है? वापस लौटते हैं विशाल, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोगों का बहुत बेहतर है। मैं कतई बार्गेन करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बट हाँ, ये मेरे लिए, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से चलिए, तो फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीणा देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है, जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, इसी का तो चिराग पासवान को आपने सुना, 5 सीटें जो हैं उसमें जीत हासिल करते हुए और गठबंधन को मजबूती मिलेगी, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं एक बार। देखा जाए इस बार कुछ सीटें रहीं और कुछ ऐसे मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री है, जिनको लेकर लग रहा था कि हाँ स्थितियां पिछली बार से और बेहतर होंगी, लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट नजर आई। चाहे हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, इनकी जो परफॉर्मेंस इस बार नजर आई उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्या वजह रही? नहीं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी तो मोदी के मंत्रियों के खिलाफ, मोदी के कैंडिडेट्स के खिलाफ रही है और ये जो है आपको रिजल्ट्स में दिख भी रहा है। देखिए, पूरा इस चुनाव में अगर आप देखें तो बिहार में जो इंडिया गठबंधन का थोड़ा कमजोर प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं से जो एक प्री पोल मैनेजमेंट या मैकेनिज्म की बात की जाए तो वो इंडिया गठबंधन बिहार में जो उसने उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग गठबंधन किया, जब बिहार से नीतीश जैसा एक बड़ा एलआई टूट करके विपक्षी खेमे में मिला, तो उसका मैच जो है वो इंडिया गठबंधन बिहार में नहीं ढूंढ पाया और बिहार में कहीं ना कहीं से कोएलिशन कमजोर रहा और केवल सारा दारोमदार जो है वो आरजेडी के ऊपर आ गया और तेजस्वी के ऊपर आ गया। और ये कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन की जो एक रणनीति है उसकी ये बहुत बड़ी कमजोरी बन करके सामने आया है। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन ने बिहार में थोड़ा अपने अलायंस को मजबूत किया होता तो आज चुनाव की जो है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर होती। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को बिहार में जो है एक कमजोर गठबंधन के कारण जो है वो देखने को मिला और इसी ने जो है इस पूरे चुनाव को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। न्यूज़ रूम से विशाल, जो अपडेट की बात करें, अपडेट के साथ साथ अगर देखा जाए 400 पार का जो आंकड़ा है वो तो छूने के लिहाज से ये आंकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही एग्जिट पोल जो है वो झूठा साबित हो जाए या गलत हो जाए, लेकिन 400 पार के लक्ष्य को तो पार नहीं कर पाएगा ये आंकड़ा। देखिए, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे वो शब्द याद है कि 400 पार के आंकड़े की हम बात इसलिए करते हैं कि सामने वाला जो अलायंस है वो टेंशन में आ जाए। अब यहाँ टेंशन तो कहीं और ही दिख रही है। देखिए, फैक्ट पर अगर हम जाए ना, आप भी सोनी जी इतने दिनों से आप देख रही हैं, आपने किसी एक नेता से ये सुना हो कि नहीं 352, 330, 374, किसी ने नहीं कहा। सब 400 पार, सब था कि 400 पार और फिर यूपी में 80 में 80। एक लौता इंडिया अलायंस था 295 पे आ गया था 350 के बाद। वो बार बार कह रहे 295 हम जीत रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा, उसी के
करीब का भी है, 232 सीटों पर आगे चल रहे हैं रुझानों में। मेरा जो साइकोलॉजी दबाव बनाना चाह रहे था एनडीए, वो नहीं बना पाया। अब क्या है दिक्कत कि अब वो चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर रहे हैं, अब वो नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर एक गेम चेंजर होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस तरीके से दिल्ली वो आए हैं, बिल्कुल। अब विशाल, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई गेम चेंजर की भूमिका में कौन कौन से दल अब नजर आने वाले हैं, क्या गुड़ा भाग अब शुरू होने वाला है, क्योंकि कौन सीटों का किस तरीके से लेन देन होगा वो फिलहाल देखना अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत राव जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथ ही विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट साझा करने के लिए। तो लगातार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर बात की जा रही है बड़ी खबर, राहुल गांधी की जीत फिलहाल और स्मृति ईरानी की हार, जिस तरीके से जो रुझान बता रहे हैं, क्योंकि ये वो मंत्री हैं, स्मृति ईरानी का लगातार कहा जा रहा था कि एक अच्छा खासा प्रभाव है यहाँ पर, और जिस तरीके से जब उम्मीदवार उतारा गया यहाँ पर तो लग रहा था कि एक बार फिर से ये सीट जो है स्मृति ईरानी के खाते में जाएगी, लेकिन स्थितियां जस्ट अपोजिट नजर आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।